जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, बांग्लादेश से एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक है, खासकर हिंदू, ईसाई जो है, बौद्ध जो हैं, वो चाहते हैं कि भारत एक पहल करे और उनके लिए एक अलग से एक देश बनाया जाए। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, उसी प्रकार से एक हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से एक देश बनाया जाए, ताकि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जबरदस्ती उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये एक मांग भारत से की जा रही है। कैसे आप इस मांग को देखते हैं, उस वक्त जिस वक्त चीन भी, मोहम्मद यूनिस चीन को भी चिकन नेक पे लाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी चिकन नेक पर चिटगांव में ला चुके हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। और इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो माहौल है वो थोड़ा बहुत नाजुक है, और मैं कहूँगा कि एक तरीके से माहौल जो है खराब हो चुका है। और जिस प्रकार से भारत ने साफ उसके ऊपर नजर रखी हुई है कि क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने अपनी चिंताएं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी व्यक्त की। और जब तुलसी के बाद अमेरिका की आई थी यहाँ नेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि भाई देखिएगा कि जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और माइनॉरिटीज में अधिकतर हिंदू हैं, और वो एक वक्त में बहुत तकरीबन मैं कहूँगा 20% थे। जिस प्रकार से भारत के अंदर तकरीबन 18 से 20% माइनॉरिटीज में मुसलमान अधिकतर थे, वैसे ही बांग्लादेश में भी जो मेजर माइनॉरिटी जो तत्व था वो क्या था, वो सिर्फ मैं कहूँगा कि जी सर, हिंदू ही थे। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से जो व्यवहार हो रहा है, और उस व्यवहार के पीछे हम लोगों ने देखना है कि क्या कारण है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो हम 1905 जब से बंगाल का पार्टीशन हुआ, उस वक्त भी देखते हैं कि किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने एक तरीके से बीज बो दिया हिंदू और मुसलमानों के बीच, और बंटवारा किया बंगाल का ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। और उस वक्त का जो वेस्ट बंगाल है तकरीबन आज भी वही थोड़ा ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज उड़ीसा अलग स्टेट बन गया, बिहार अलग स्टेट बन गया, तो ये सब हो गया। और जिस प्रकार से ईस्ट बंगाल है तकरीबन मैं कहूँगा जो लॉर्ड कर्जन के वक्त उन्होंने किया था वही है, जिसमें मुसलमान की जो आबादी है वो मेजॉरिटी में है, और इधर जो है हिंदू मेजॉरिटी में थे। और उस वक्त हिंदू जरूर मेजॉरिटी में थे वेस्ट बंगाल में, पर बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी में नहीं थे वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेजॉरिटी में थे और बंगाली स्पीकिंग भी मेजॉरिटी में ही थे, और राधा मैं कहूँगा सारे के सारे ही बंगाली बोलते थे। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पश्चिम बंगाल में जो उस वक्त का पश्चिम बंगाल था, उसमें उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते थे, बिहार के लोग बिहारी बोलते थे, और बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे। तो सारे मिलकर के सारे बंगाली नहीं थे और सारे हिंदू भी नहीं थे, तो अलग अलग, तो ये इस तरह का बंटवारा हुआ। और वही तकरीबन हम जब देखते हैं कि किस प्रकार से बाद में जो 1945 में जिस प्रकार से जो घटना घटी बंगाल, और जिस प्रकार से सूर्यवादी ने जो अत्याचार किए, और उन अत्याचारों में भी उस वक्त देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। शेख मुजीबुर रहमान उनके साथ थे, छोटे थे, उम्र कम थी, 21-22 साल के थे, पर उनके साथ थे और वो अत्याचारों में भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद जब आजादी मिली 1947 में, और जिस प्रकार से वहां का इलाका ईस्ट पाकिस्तान कहलाया गया, और ईस्ट पाकिस्तान में हर हमेशा वो एक तरीके से उनमें जिसे बोलते हैं लिबॉन स्वाम, यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश या ग्रेटर ईस्ट पाकिस्तान, उनको हमेशा लगता रहा कि कुछ भाग असम का हमारे पास होना चाहिए, कुछ बंगाल का हमारे पास होना चाहिए, और वो हुआ। और जब रेडक्लिफ लाइन जब बनी गई तो उसमें देखा गया कि चिटागोंग जो है, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान बना, तो चिटागोंग के ऊपर भारत का झंडा लहराया गया।
तो ओके। भारत का झंडा, लेकिन राष्ट्रीय लाइन जब बनी तो चिटागोंग का जो भाग है वो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को चला गया। तो इस तरह की हरकतें हुई और ये फिर बाद में देखा हम लोगों ने कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान के साथ एक तरीके से जो उनके व्यवहार था, उर्दू थोपने की थी, बंगालियों को सेकेंड रेट सिटीजन समझा गया, बंगालियों को अलग उनकी भाषा और उनको एक मैं कहूंगा तुच्छ नजर से देखा गया, और पंजाबी जो है वेस्ट पाकिस्तान के जो उस वक्त कहलाते थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इनको इंफीरियर समझते थे और जी। उर्दू थोपने की कोशिश की, तो वो नहीं हो पाया। उसके कारण हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश को बनाने में जरूर मुक्ति बाहिनी का भी बहुत बड़ा हाथ, लेकिन भारत का जो एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से मैं कहूंगा एक सहारा था जिसके कारण बांग्लादेश बना, और उस सहारे को लेकर के कहीं पर दो दो विचार थे। हर हमेशा मार्च 25 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित किया गया। तो चाहे लड़ाई तो दिसंबर 71 में हुई, उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन उन्होंने घोषित किया मार्च 71 में। और उस वक्त चाहे वो अवामी लीग थी, चाहे वो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी था, उनको लगता था नहीं नहीं नहीं, हमारा जो बांग्लादेशियों ने या जो बढ़ चढ़ करके जो भाग लिया आजादी में, उनका जो महत्व है बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जानते थे कि जब तक कि भारत की जो फौज जिसने आजादी दिलाई और जिसके कारण हम लोगों ने अपने 5,000 से ज्यादा सैनिक गंवाए उनकी आजादी के लिए, और वो उसको वो जो है क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। चलो क्रेडिट नहीं दिया, कोई बात नहीं, जैसे भी है, लेकिन संबंध अच्छे रखने के लिए जिस प्रकार से हमने देखा चंद एक सालों के अंदर ही शेख मुजीबुर रहमान का पूरे परिवार को मारा गया। शेख हसीना जो है वो बच गई क्योंकि वो उस घर में नहीं थी, बाहर थी और प्रदेश में थी, और उसके बाद जब आई भारत में रही, भारत ने उनको उस वक्त पनाह दी, उसके बाद वापस अपने देश में गए और उन्होंने अपने देश को जिस प्रकार से उस बास्केट केस बांग्लादेश कहते थे, लोग कहते थे ये देश नहीं बन सकता है, तो शेख हसीना ने अपने हाथ में संभाल करके, क्योंकि दो ही थी, खालिदा जिया रही या तो फिर शेख हसीना रही, तो खालिदा जिया तो सर हमेशा मैं कहूंगा भारत के बरखिलाफ ही रही, तो उनकी जो सोच थी हमेशा भारत के बरखिलाफ रही। और शेख हसीना जो है भारत के साथ चलने की कोशिश की उन्होंने, जितना भी किया, लेकिन उन्होंने अपने देश को उस मकाम पर ले गए कि लोगों की नजर बांग्लादेश पे जाने लगी और बांग्लादेश अपने आप को एक तरक्की के रास्ते पर देख रहा था। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा कि उस वक्त भी बांग्लादेश जो शेख हसीना के लिए नीचे था, तब भी उसका झुकाव चीन की तरफ था। ये कहना चीन की तरफ नहीं था गलत होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो फौज है उसके अंदर जो जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो तकरीबन, मैं कहूंगा तकरीबन उस वक्त भी और आज भी चीन का ही है। चाहे वो हवाई जहाज कहें, टैंक्स कहें, सबमरीन्स कहें, स्मॉल आर्म्स कहें, या जो कुछ भी है वो चीन का ही वहां पे काफी कुछ तो और चीन की तरफ झुकाव था। लेकिन जब शेख हसीना आखिरी विजिट शी जिनपिंग से करके आई, तो वहां पर उन्होंने, आपने देखा कि वहां का जो उनका विजिट था वो एक दिन पहले ही छोड़ के आ गई, क्योंकि उस वक्त शायद अनबन काफी हो चुकी थी और जो चीन चाहता था वो बांग्लादेश की सरकार करने में उस वक्त शायद उनके उम्मीदों के ऊपर नहीं खरी उतरी। और उसी वक्त फिर अमेरिका ने भी सेंट मार्टिन आइलैंड्स को लेकर के जिस प्रकार से शेख हसीना ने कहा कि गोरे लोग आए और उन्होंने मेरे को कहा ये दो, और मैंने मना कर दिया, उसके कारण मेरे तख्ता जो सत्ता है उसको पलट दिया। तो ये सब हुआ। और ये यूनुस जो है, जो आज उनके इंटरिम मैं कहूंगा कि देश चला रहे हैं, जी आए और बोले 90 दिन के अंदर हम सरकार इलेक्शंस करेंगे। तो 90 दिन तो क्या, उन्होंने तो कहा 2025 के आखिर तक इलेक्शन होंगे, वो भी होंगे नहीं होंगे। और उनको जो है एक तरीके से मैं कहूंगा एक विडंबना कहे कि अमेरिका का सपोर्ट था। नोबेल प्राइज भी उनको क्लिंटन के द्वारा ही एक सपोर्ट के द्वारा मिला गया। चाहे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक एक मुखौटा था जिसके द्वारा उन्होंने बांग्लादेशियों को ही लूटा। लेकिन क्योंकि इसी वक्त हम कहेंगे 71 में चाहे बांग्लादेश जरूर बना, तो वहां पे एक तत्व था जो बांग्लादेश, वो जो पाकिस्तान नहीं गया,
बांग्लादेश तो बन गया, तो बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान था वो रहा, और वो जमात इस्लामी के द्वारा रहा, और बिहारी जो है उनको एक तरीके से उन्होंने ये नहीं दिया, क्या हम कहेंगे, नागरिकता नहीं दी। और उस नागरिकता नहीं देने से, और जमातिया का जो एक तत्व था, जो जब भी बीएनपी पावर में रहती थी तब वो उठते थे, और उन्होंने धीरे धीरे करके हर एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह बनाई, और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो है, जो हर हमेशा बांग्लादेश के अंदर वहां पर स्टूडेंट्स की जो एक परंपरा रही है वो बहुत बड़ी रही है, जिसमें जमातियों ने अपना बीच में घुस करके अपना एक मैं कहूँगा मजबूती हासिल की। और वो हमने देखा कि तख्ता पलट के बाद किस प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी बर्बाद किया गया, शेख हसीना के घर बात किया, हिंदुओं को मारा गया, कहीं लटकाया गया, अवामी लीग के भी सपोर्टर्स को मारा गया, मंदिरों को जलाया गया, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया। तो ये जो है, इसके पीछे आईएसआई रहा, इसके पीछे जो रहा, बाद में जैसे हमको देखने को मिला, पता चला है कि जो उनके क्वार्टर मास्टर जनरल थे आज, जो उनके बांग्लादेश आर्मी के, उनको फिर अब एक तरीके से क्लोज अरेस्ट में रखा गया है कि वो अपने, चाहे उनके चीफ रहे हैं बांग्लादेश आर्मी के, तो उनको बगैर बताए, उनको बगैर ब्रीफ किए वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनकी जो आईएसआई के साथ बातचीत की, उन्होंने आईएसआई के तत्वों को बुलाया बांग्लादेश के अंदर, और जैसे आप कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक उनको लेकर के गए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने अपना जो, पाकिस्तान जो गया ही नहीं था, उसने दोबारा ही अपना पांव थोड़ा सा जमा लिया, और उस जमाने के कारण, पांव के जमने के कारण यूनुस को भी उकसाने में, जिस प्रकार से जेलेंस्की को उकसाया गया यूक्रेन में, और आपने देख लिया कि यूक्रेन का क्या हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर भी यूनुस को उकसाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और चीन का एक बहुत बड़ा जो तत्व है वो इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें चाहे वो रेलवे लाइन है, टनलिंग है, रास्ते हैं, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट चीन करता है, प्लस टेक्सटाइल यानी कि कपड़े जो हैं, उसमें भी चीन का एक बहुत बड़ा एक तत्व है, जो वो एक्सपोर्ट के कारण उनको मशीनें देना, ये करना, जिसमें भारत का भी बहुत ज्यादा उनको सहायता थी। तो तकरीबन, अब मैं कहूँगा 30 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट चीन का बांग्लादेश के अंदर है। भारत का भी तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर है। भारत का तकरीबन मैं कहूँगा 70 बिलियन डॉलर के 17 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड सरप्लस है। तो काफी कुछ था, लेकिन अब मुझे लगता है यूनुस ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के शिप्स को 71 के बाद पहली बार पाकिस्तान के शिप्स तगोंग पोर्ट में आए, जिस प्रकार से चीनियों को उन्होंने आने दिया, जिस प्रकार से अपना कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसको हम, जैसे आपने कहा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सेंसिटिविटी के कारण हम लोग कालादान एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो सितवे पोर्ट से लेकर के जाता पलतवा, और पलतवा से जाता मिजोरम, तो मिजोरम से होते हुए फिर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हो जाता। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसमें नेपाल के नजदीक है, भूटान है और बांग्लादेश है, तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 24 किलोमीटर एट द नियरेस्ट नैरोएस्ट पॉइंट। पर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, जरूर सेंसिटिविटी है, हम लोगों ने सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई पाकिस्तान हो या चीन हो, जिस प्रकार से चीन ने डोकलाम में करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो चुंबी वैली है वहां से चीन आकर के फिर इस तरफ आ सकते, पर लेकिन ये पेपर पे आ सकते हैं, कुछ भी आरोप तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर ये जो कहना कि सेंसिटिव है, हमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। पर ऐसे नहीं है कि चिकन नेक है तो मरोड़ देंगे चिकन को, तो हम तो भारत को, जिस प्रकार से यूनुस बोल रहे थे चीन के अंदर, ये तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, इनको तो समुद्र से कटे हुए हैं, समुद्र तो मेरा है, आप हम सब मिलकर के, ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, और ये जो जिस तरह का कहना है यूनुस का, मुझे लगता है हम लोग अमूमन बोलते हैं, जैसे मेरी उम्र अब 70 साल हो गई तो बोलेंगे यार बुढ़ा सठिया गया, वो तो 80 साल से ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है उनकी जो सोच है वो अपने देश के लिए अच्छी है, उनकी जो सोच है वो गलत सोच है, जो बांग्लादेश को ले डूबेगी। और बांग्लादेश के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ उनका जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर तो भारत के साथ है, प्लस 200 किलोमीटर का बॉर्डर म्यांमार के साथ है। और म्यांमार में भी अभी आप देखिए भूकंप आया है, इतना जबरदस्त जो भारत ने उनकी मदद की है, लेकिन वो जो प्रोविंस है रखिन है प्रोविंस, जहाँ पे अराकान आर्मी है, वो तो वहां पर तो म्यांमार आर्मी का कोई जोर ही नहीं चलता है। और वो जो
सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो तकरीबन 9 या 8 किलोमीटर दूर है पोर्ट से, उसके ऊपर भी अराकान आर्मी का जोर है। तो वहां की जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है बांग्लादेश, वो म्यांमार के अंदर, और जिनकी अनबन है म्यांमार के तत्वदो बोलते हैं जुंता जी, गवर्नमेंट के साथ नहीं बनता है। तो एक ऐसे माहौल के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश जो है अपने आप को एक मुझे लगता था कि यूनुस अपने आप को जो नोबेल प्राइज विनर कहते थे, पर नोबेल तो है, पर नोबेलिटी नहीं दिखाई उन्होंने। ओ उन्होंने जो उनका जो व्यवहार रहा है, एंटी इंडिया हो सकता है, कोई बात नहीं, जी, एंटी इंडिया आप कर सकते हैं, पर लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो जमायत के द्वारा और उर्दू स्पीकिंग और ज्यादा फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल्स जो हो गए हैं, और जो हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को और वहां के जो बौद्ध लोगों को मार रहे हैं, तो इसलिए आवाज उठ रही है कि क्यों ना कोई बांग्लादेश को जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके कारण हम चाहते तो 71 में कभी कर सकते थे, जी, पर जी, हम लोगों ने मकसद से बांग्लादेश नहीं बनाया। हमने बांग्लादेश को जो था उसको रखा, और हमने उसको साथ में ले चले, जिसमें बांग्लादेश का भी फायदा हुआ, भारत का बिल्कुल, भी फायदा हुआ। दो पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसियों ने पड़ोसियों के जैसे रहना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है, मुझे लगता है बांग्लादेश है, पड़ोसी है, हम पड़ोसी को बदली नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश के साथ टिट फॉर टैट वाला जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जैसे होता है ना, मैं और आप भाई हैं, तो अगर कोई अंग्रेज कहे कि इनके साथ ऐसे होना चाहिए, नहीं करेंगे। दो भाई एक दूसरे को जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार करने से क्या होता है, कहां पर इसको चोट लगती है, कहां पर इसको कहने से बुरा लगता है। वो ही बांग्लादेश के साथ व्यवहार करना, वही व्यवहार पाकिस्तान के साथ होना, क्योंकि ये हमारे ही भाई बंधु हैं, जो जी, हमसे थोड़े से अब अलग हो करके अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अपना, ठीक है भाई, अपने पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ रहना चाहिए। अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनको नजरअंदाज करना चाहिए, उसमें वही करना चाहिए जो अपने देश के हित में है, बनिस्बत ये कहना लोगों का। क्योंकि अपने बीच में भी लोग, बहुत लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी नहीं, बंगाली हैं, अपने भाई बंधु बिल्कुल, हैं, इनके साथ तो अच्छा रहना चाहिए, ये तो आता जाता वक्त है, हम लोग को तो ऐसे कुछ नहीं है। सब कोई है, अगर वो नहीं समझता है तो उसको समझाने के तरीके भी आने चाहिए, और जरूरी नहीं कि हम लोगों ने हथियार उठाने हैं, तो बहुत तरीके हैं अपने पास समझाने के और बताने के। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ट्रंप ने भी, जो जिस प्रकार से कहा जाता है, मुझे तो मालूम नहीं, पर कहा जाता है कि ट्रंप ने भी इस तरह की बात कही थी कि बांग्लादेश को तो भारत संभालेगा, बिल्कुल, मैं नहीं संभाल इसको। तो ये इस तरह की जो बातें उठती हैं, बांग्लादेश में भी जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, मुझे लगता है वहां के जो बाशिंदे हैं उन्होंने समझना चाहिए, और भारत के अंदर भी जो बंगाल में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में अपने बिल्कुल, रहते हैं, उन्होंने भी समझना चाहिए। कई बार आते हैं जो रोहिंग्या आए हुए हैं, और जिस प्रकार से दादागिरी करने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर, उनको भी बाहर धकेल देना चाहिए। 24 परगनाज में जो उनको गलत आधार कार्ड बना करके देते हैं और भारत के अंदर ढकेलते हैं, और जबरदस्त लाखों लोग, करोड़ों में बांग्लादेशी और ये सब जो भारत के अंदर है, इन जी, सबको एक तरीके से वापस अपने देश भेजना चाहिए। और जो भी है, जो अगर मदद चाहिए मांगेंगे तो देंगे। ये कहना कि हम खाना भी देंगे, दवाइयां भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर हम आपकी गाली भी खाएंगे, मुझे नहीं लगता ये एक ये तरीका ठीक है। हम मतलब इज्जत जरूर करेंगे, पर इज्जत अगर वो दे तो हम इज्जत करेंगे, अगर वो गाली दे तो हम गाली नहीं देंगे, तो लेकिन इज्जत भी फिर उतनी ही आपको संभालेंगे जितना आप के साथ नॉर्मल एक पड़ोसी के माफिक रहना चाहिए। तो ये जी, राजेश, मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब ऐसे मोड़ पर है, ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, चीन का सहारा ले रहा है, एग्री सर, उकसाने की कोशिश कर रहा है, और भारत के बरखिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है बांग्लादेश के ही लोगों को समझना चाहिए, और वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बहुत बैलेंस तरीका अपनाया है। उन्होंने यूनुस को भी समझाने की शायद कोशिश जरूर की होगी, जी, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को भी बताया है कि आप जो है संभल करके रहिएगा, अच्छा रहिएगा, आजादी मिली है, इस आजादी को ना गवाइएगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है अपने देशवासियों को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में थोड़ा हम कहेंगे थोड़ा दिमाग जो है वो वो ये रहे, और ये ना सोचे कि हिंदू ही हमारे बरखिलाफ है। ऐसे नहीं है, मजहब के तौर पर नहीं देखना है, ना भाषा बिल्कुल, की तौर पर देखना है,
लेकिन एक पड़ोसी के तौर पर, इंसानियत के तौर पर। और ये सोचना कि अगर ये भारत है, ये उग्रा है, तो हम पाकिस्तानियों के द्वारा इनको दिखाते हैं, सबक सिखाते हैं, आईएसआई के द्वारा यहाँ पे आतंकवाद शुरू करने की कोशिश करते हैं, या चीन को बुलाते हैं, तो भूल जाए। भारत बहुत आगे चला गया है, भारत बहुत ताकतवर है और इज्जत जरूर देना चाहता है अपने पड़ोसियों के, अच्छा बराबर की इज्जत देगा और उनको जो चाहिए उससे ज्यादा देगा। हम लोगों ने देखा म्यांमार में, या भूकंप आया तो पहला रिस्पॉन्डर भारत था, भारत ने सब कुछ सामग्री भेजी और उनकी मदद की। तो भारत जहां पे अपना जो कुछ कर सकता है भारत करेगा, भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप गाली ही देते रहेंगे और ये सोचेंगे या हम गाली देंगे, हम आतंक फैलाएंगे, हम आपके बरखिलाफ काम करेंगे, आप मेरे लिए करिएगा, मैं जो मांगता हूं दीजिएगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे लगता है। और उनको भी इस बात की समझ आनी चाहिए। लेकिन थैंक यू सर, बहुत डिटेल से, बहुत डीपली आपने पूरे बांग्लादेश की कहानी बता दी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। लेकिन उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस को चीजें समझ में आएंगी कि आप चाइना से भी बहुत दूर हैं, पाकिस्तान से भी बहुत दूर हैं, लेकिन भारत के आप बहुत करीब हैं। इसलिए जरूरी है कि भारत के साथ संबंधों को अच्छा रखें, आप भी प्रगति करें और हम भी आगे बढ़ते रहें। लेकिन शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आप आए और डीपली इस मुद्दे को समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, जय हिंद।